रामायण से। नमस्ते देवी जी। नमस्ते सर। क्या क्वेश्चन था? सर मेरे पास ये क्वेश्चन है कि जैसे लोगों ने बताया कि हनुमान जी की सेना ने वो इंडियन ओशन के बीच में ब्रिज बनाया था, लोग बोलते हैं वो अभी भी विजिबल है, तो वो लहरों के जैसे लहर आती है वो ओशन में, तो उसकी वजह से वो रॉक्स अलग नहीं हो जाते होंगे? वो हुए हैं आदि। क्वेश्चन अच्छा है तेरा। तो अगर हम रामायण की टाइमलाइन देखें तो वो कम से कम 10-11 हज़ार साल पहले की बात है। तो जब बनाया था तो उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट बनाया, बट वो टाइम के साथ आए, टाइम अप डाउन हुआ तो सारा का सारा तो नहीं बचा, वो कोरोडेड हो गया, कुछ डूब गया। अभी भी अगर तुम जाके मैप पे चेक करोगे, जो बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि रामायण हुई नहीं कभी, या फिर ऐसे बोलते हैं ना ये सब मिथ है सब कुछ, ये हमारी हिस्ट्री है, इसकी एविडेंस है। सबसे बड़ा एविडेंस राम सेतु है। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा गूगल से निकाल के, आप लोग चेक कर सकते हो खुद भी। मैप्स में आप गूगल पे टाइप करो कि राम सेतु, उसको अंग्रेज़ों ने नाम दिया था एडम्स ब्रिज। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनको सब अपना नाम रखना होता है, बट उसका राम सेतु के नाम से भी मिलेगा। तो जो रामेश्वरम से पुल बनाया था भगवान राम ने वानर सेना के साथ में, मैं वहाँ 3 बार जा चुका हूँ रामेश्वरम। तो वहाँ से लेके और श्रीलंका तक आपको इवन मैप में भी दिखेगा, वो लाइन दिखेगी डॉट डॉट डॉट, कहीं पे टूटी टूटी, कहीं पे थोड़ा सरफेस। क्या है कि उसके दोनों साइड में सी में काफ़ी गहराई है, बट अगर आप उसके ऊपर चेक करोगे तो कुछ मीटर की गहराई है जहाँ पे डूबा हुआ है, कहीं कहीं पे थोड़ा विजिबल है। तो बचा हुआ है वो, अभी पूरा ख़राब नहीं हुआ है। उसको एक्चुअली कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश की थी 2007-8 के आसपास कि ये फेक है, ऐसी कुछ हमारी हिस्ट्री में कुछ हुआ नहीं, रामायण करके इसको तोड़ दो, यहाँ से शिप निकलेंगे तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बचेगा एंड ऑल। तो उसको बचाया गया बहुत मेहनत करके, पर अब सबको पता है, अब आई थिंक वो ऑलरेडी हेरिटेज, वो यूनेस्को हेरिटेज उसमें आ चुका है। तो अगर आप चेक करोगे तो वो अभी भी है, दिखता है, विजिबल है। तो उससे प्रूव होता है कि ये हमारी हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी। वो एक्चुअल में वो चीज़ें हुई हैं। और वहाँ पे जब पुल बनाने से पहले भगवान राम ने जब पूजा करवाई थी, वहीं पे वो रामेश्वरम मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे वो भी एक एक्चुअली काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जहाँ पे हनुमान जी वो शिवलिंग लेने के लिए भेजा था उनको एंड ऑल, और फिर वो नहीं आ पाए थे। भगवान राम ने रेत का बना के और पूजा स्टार्ट करती थी। बाद में वो भी जो शिवलिंग लेके हिमालय की तरफ से जो लेके आने के लिए भेजा था, वो भी उधर स्थापित कर दिया गया। तो अगर तुम जाके चेक करोगे रामेश्वर मंदिर की भी हिस्ट्री, काफ़ी रिच हिस्ट्री है। और आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा गलियारा, बहुत बड़ा मंदिर है वो, बहुत अच्छे से बनाया हुआ, और अगेन काफ़ी पुराना मंदिर है। आई थिंक 1000 ईयर्स से ऊपर। तो अभी रिसेंट वाले मंदिर की हिस्ट्री आराम से मिल जाएगी, few thousand ईयर्स। तो टूटा वूटा है वो, कोरोडेड भी हुआ है, बट आई गेस कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छी थी, तो वो अभी भी बचा हुआ है। सारा नहीं, बट काफ़ी बचा हुआ है। ओके, और कुछ? ओके सर, मेरा ये डाउट था रामायण में कि सर एक टाइम पे जो हनुमान जी है वो एक बंदर है, और जो राम जी है वो एक ह्यूमन है, इंसान है। तो सर एक ही टाइम पे वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब जैसे एवोल्यूशन है, एक टाइम हमने ये पढ़ा है कि पहले बंदर से हम ह्यूमन बना है, लेकिन उस टाइम पे तो सर ह्यूमन भी थे और बंदर भी थे, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, तुम कई बार ना चीज़ों को लीनियर वे में समझने की कोशिश करते हो। अभी तुम्हारे सामने और भी काफ़ी पढ़ाई आएगी, काफ़ी साइंस आएगा, जब तुम चीज़ों को समझोगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ बिल्कुल वैसे चले कि ये चीज़ पहले आई थी फिर इसके बाद ये आई थी। तो जब, और फर्स्ट अगेन वोकेबलरी करेक्ट करो अपनी, वो बंदर नहीं थे, वानर थे। वानर का मतलब क्या होता है? वन में रहने वाला नर। ओके, तो वो ह्यूमनॉइड फॉर्म ही थी, वो वन में रहते थे। वो जैसे अगर आप चेक करोगे तो गोरिल्ला, चिंपांजी से हमारा डीएनए नॉट लाइक दैट 1.37% का डिफरेंस है, बाकी सब मिलता है। ओके, बस ओनली वो 1.37% की वजह से हम इतना चेंज है उनसे। ओके, तो जब चेंजेस आ रहे थे एवोल्यूशन के थ्रू, तो वो एकदम से सडन चेंज हुआ नहीं ना, वो ग्रेजुअल चेंज होता है ओवर द ईयर्स, है ना, हज़ारों लाखों सालों में। तो वो इतना डेवलप हो चुके थे कि वो बोल चाल अच्छे से पाते थे, सोच अच्छे से पाते थे, अपना पूरा कबीला या जो उनका साम्राज्य था किष्किंधा, राइट, सुग्रीव का जो साम्राज्य था, और उसके अराउंड में भी जो और एरिया आते थे, वो
अच्छे से रह रहे थे, उनको समाज बनाना आ चुका था। सामाजिक चीज़ें जैसे कैसे साथ में रहना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अब बीच के कामकाज देखने, वो सब कुछ आता था। बट वो बाहर आके सिटी वाइज नहीं रहते थे, क्योंकि एट द सेम टाइम जैसे चेक करोगे अयोध्या या काशी, वो फुल फ्लैश सिटी डेवलप हो चुकी थी उस टाइम पे। काशी को हमारी पूरी अर्थ की हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट सिटी बोला जाता है। तो इवन अयोध्या का भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इनकी तरह डेवलप वो नहीं था उनका, बट वो ऑलरेडी बोल चाल कर रहे थे और वो चीज़ें थी। सो कई बार क्या होता है कि अगर हम चेक करें, अगर तुम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे अपनी, तो सबसे पुराना डीएनए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह का मिलेगा तुमको। कौन कौन सा? एनीवन? नो नो नो, ज्योग्राफिकल वाइज। एक तो इंडिया में होगा, एक इंडिया, यूरोप, एक अफ्रीका। यूरोप बहुत बाद में आया है। हाँ, जब फर्स्ट कंट्रीज को जब हाँ जब एप्स से, नॉट बंदर से, एप्स से जब आदमी बना, तो बीच में जो फॉर्म आई, होमो इरेक्टस, लिएंडरथॉल्स, फिर होमो सेपियंस आए, है ना। तो सबसे पुराना डीएनए या तो अफ्रीका का मिलेगा या इंडिया का मिलेगा। आई गेस हमने एक बार इस पे बात की थी, याद है तुमको, कि इंडिया एशिया का पार्ट नहीं है। हाँ, वो उधर से अफ्रीका उधर से टूट के आया था, पैंजिया से उधर से टूट के आया था ना। तो पहले नहीं, वो पैंजिया एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था हमारा, टूट के पहले वहाँ से टूट के, अब ये सोचो कि इंडिया और अफ्रीका साथ साथ थे, वो टूट के आया था और बाद में एशिया में कोलाइड कर गया था। तो उसकी वजह से हिमालय डेवलप हुआ था, वो कोलाइड करने की वजह से। अभी एक और टुकड़ा टूट रहा है उधर, ऑलरेडी एक दरार बन रही है अफ्रीका में, जो हाँ मतलब हर साल कुछ फ्यू मिलीमीटर बढ़ रही है। आने वाले कुछ टाइम में, एकदम से नहीं, टाइम लगेगा, वो पार्ट भी टूट के आने वाला है, फिर वो इंडिया में कोलाइड होगा, केरला वाली साइड में। हाँ, तो बट उसमें बहुत टाइम लगेगा अभी। तो एनीवे, हमारी बात क्या थी कि चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है, इवोल्यूशन को भी अपना पार्ट प्ले करने में टाइम लगता है। तो उनके जैसे बॉडी पे हेयर ज़्यादा थे, फेस एप्स टाइप था, पूंछ भी थी, बट एट द सेम टाइम वो इंटेलिजेंट भी थे। हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट थे, जो वर्षों की पढ़ाई होती है वो उन्होंने बहुत जल्दी पढ़ ली थी। सब इंटेलिजेंस और बल, विद्या सबके देवता है ना, तो इसीलिए बोला जाता है। ओके, तो टाइम के साथ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि एक बार आदमी बने तो सारी जगह एक बार में ही बन गए, है ना। ये डिपेंड करता है कि भई अब सूरज की किरणें कहाँ पे टेढ़ी पड़ रही थी, कहाँ पे रेक्टेंगल, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे सीधी पड़ेंगी, राइट। इक्वेटर पे ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, जो कि अफ्रीका इंडिया वाला एरिया था। जो ऊपर के एरिया थे, जैसे यूरोप साइड या नीचे के एरिया, उनमें थोड़ी कम डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे सूरज की किरण सीधी नहीं पड़ती थी बहुत टाइम तक। जैसे अभी भी तुमको पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बहुत टाइम तक अंधेरा रहता है, फिर सूरज निकलता है तो थोड़ा निकलता है, राइट, इस वे में। तो आई गेस समझ में आया होता है। सर, तो मेरा रामायण को लेकर एक क्वेश्चन था। जैसे रामायण में कहा जाता है कि रावण सीता माँ को पुष्पक विमान पे उठा के ले गए थे, तो उस टाइम में सही में एयरक्राफ्ट या फिर एयरप्लेन्स जैसी चीजें होती थी? कि हम को क्या बोला जाता है, ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल विद एमनेजिया। एमनेजिया मतलब हमको पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत जल्दी भूलते हैं हम। जैसे अभी कोरोना आया था, कितने लोग मरे थे, कितनी महामारी थी, बट अब भूल गए लोग, राइट, अब नहीं केयर करते। ऐसे ही करके हमको हिस्ट्री का बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थी। जैसे रावण के पास पुष्पक विमान था। ऐसे बोलते हैं राइट ब्रदर्स ने 1903 में दिसंबर 17 को प्लेन का आविष्कार किया था। उनका प्लेन सिर्फ 12 सेकंड उड़ा था। बट अगर उनसे भी पहले आप अपनी हिस्ट्री में जाओगे तो मुंबई में जुहू बीच पे हमारे इधर ऑलरेडी प्लेन का आविष्कार, पहले एक बंदा आविष्कार, नॉट आविष्कार, री इन्वेंशन कर चुका था 1895 में। दिवाकर तलपड़े करके बंदा महाराष्ट्रियन, जिसने जुहू बीच पे प्लेन उड़ाया था। उसका प्लेन 42 सेकंड समथिंग उड़ा था, बट अंग्रेज़ों ने उसको दबा दिया कभी भी, क्योंकि क्रेडिट नहीं देना चाहते थे वो हम लोगों को। तो उन्होंने वो प्लेन स्क्रिप्चर्स में, हमारे जो वेद होते हैं उन्हीं में से निकाला था, विमान शास्त्र से, जो प्लेन का डिज़ाइन कैसे बनाना है, कैसे उड़ाना है, क्या क्या उसमें कंस्ट्रक्शन, प्रोपल्शन, मर्करी बेस्ड इंजन है, एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी मेरे कहने का मतलब ये था कि रावण के पास प्लेन था जिसमें वो सीता माता को उठा के लेके गया था।
लेके गया था कि नहीं लेके गया था? ठीक है सर। हाँ, तो उस टाइम पे प्लेन कैसे आया फिर? थिंक कितने एडवांस रहे होंगे वो हमसे। Yes, और एक नहीं था उसके पास, कई थे एक्चुअली। वो एक बताया जाता है बट और भी थे उसके पास। ओके सर। ठीक है, वो चाहे थिंक बेशक वो फास्ट वाले ना हो, बेशक वो स्लो जाने वाले ग्लाइडर टाइप के हों, बट थे, राइट? तो इवन तुम उसका पाथ भी चेक करोगे ना, जहाँ से वो सीता माँ को लेके गया और जहाँ पे उन्होंने अपनी अंगूठी या आभूषण गिराए थे ताकि ढूंढने को मिले, वो चेक करोगे ना, वो तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी चित्रकूट से लेके श्रीलंका तक, जैसे प्लेन उड़ते हैं स्ट्रेट लाइन में ना, ऐसा ऐसा जिगजैग पाथ नहीं मिलेगा तुमको। चेक करना कभी। सर मेरा ये डाउट था, जब हनुमान जी लंका में मतलब राम जी का संदेश लेके जाते हैं और रावण को चुनौती देते हैं, और फिर उसके बाद जब रावण बोलते हैं कि इस वानर के पूंछ में आग लगा दो, तो जब हनुमान जी सारी लंका में आग लगा देते हैं तो बोलते हैं वो जो सोने की लंका थी वो मतलब राख में कन्वर्ट हो गई थी, और वो रावण ने वो एक ही रात में फिर से खड़ी करवाती थी। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो, फिर मैं वही बात करूँगा, अभी तुम छोटे हो, तुम हर चीज़ को लिटरली लेके चलते हो। हमारा कल्चर डायलेक्टिकल कल्चर है, मतलब बहुत चीज़ें मेटाफोरिकली बोली जाती है, बहुत चीज़ें समझाने के लिए बताते हैं लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट लिटरल चीज़ हुई हो। तो कि जब हनुमान जी उधर गए और उन्होंने लंका को जलाया, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी लंका जल के पूरा फ्लैट ही हो गया उधर। कुछ पार्ट जले, कुछ पार्ट नहीं जले। और जब कुछ जल रहा है, अब तुम सोचो यार, तुम इतना समझदार बच्चे हो कि आज के टाइम में भी देख लो, कहीं पे आग लग गई तो ऐसा नहीं है कि लोग पूरा वेट करते रहेंगे कि इसको पूरा जल जाने दो उसके बाद हम बुझाएंगे आग। तो जब कुछ जल रहा होगा तो साथ साथ में बुझाने भी लग गए होंगे ना। जैसे जैसे उन्होंने बुझाया होगा, उन्होंने फिर से अपना धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट कर लिया। चीज़ें हैं जो हमको इफ़ेक्ट करती है, जो पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं और उससे हमको सीख क्या मिलती है, वो हमेशा तुमको नोटिस करना चाहिए। अब इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उधर 10 लाख लोग लड़े या 10 करोड़ लड़े, इतने वानर थे, इतने राक्षस थे, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पूरी जली थी कि नहीं जली थी। बस हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब हनुमान जी ने उसको समझाने की कोशिश की, संधि प्रस्ताव रखा कि तू मान जा, सीता माता को वापस कर दे, भगवान राम माफ़ कर देंगे तेरे को, तो उसने माना नहीं, उसकी ईगो ने उसको मानने नहीं दिया। उन्होंने उनकी पूंछ में आग लगाई, उनको जस्ट सिंपल वानर समझ के, और उसका फल उनको भुगतना पड़ा। उनकी लंका, उनकी नगरी जली उससे, है ना। तो हमको यहाँ से शिक्षा ये मिलती है कि हम पूरी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ठीक हों, हम कभी अच्छा भी करेंगे, कभी बुरा भी करेंगे। भगवान ना करे कि हम कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए, हमारी सोच के थ्रू हमेशा, कि हम किसी का बुरा ना करें, जितना भी हो सके हम अच्छा करें। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे मिस्टेक्स होती हैं जाने अनजाने में, तो मान लो अपनी मिस्टेक, इतनी ईगो मत बढ़ाओ कि वो तुमको तुम्हारी मिस्टेक एक्सेप्ट ही ना करने दे। जब हम मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी इम्प्रूव भी नहीं करने वाले। सो जो मेन चीज़ है वो सीखो। ओके।